नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। आज सबसे पहले बात करेंगे तुर्कमान गेट पर मचे बवाल की। फैज़ इलाही मस्जिद के पास 32 बुलडोजर गरजे हैं, कई अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। दूसरी खबर में बात होगी आरक्षण पर सुप्रीम फैसले की। अब आरक्षित उम्मीदवार जनरल सीट नहीं ले सकते हैं, बराबर अंक होने पर भी नियम नहीं बदले जाएंगे। तीसरी खबर में तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु चुनाव से पहले एनडीए और पीएमके एक साथ आ गई हैं। इसके बाद बात होगी वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की, जहां कई भवन और मस्जिद जमींदोज हो जाएंगे। और आखिर में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश के भारत न आने की मांग को ठुकरा दिया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ है। तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी ने मंगलवार की आधी रात को बुलडोजर चलाया। तकरीबन 32 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हालांकि इलाके में इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। बुलडोजर एक्शन के विरोध में पत्थरबाजी भी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ हो रही है। तुर्कमान गेट के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील है और किसी को भी गलियों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अपराजिता फोन लाइन पर जुड़ी हुई। तो अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, प्रशासन ने क्या तैयारियां की थी और क्या स्थानीय निवासियों के द्वारा किसी तरह का विरोध भी किया गया है? बिल्कुल, देखिए आलोक जी, जिस तरीके से आपने देखा कि दंगे भड़काए गए हैं, यही कह करके कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये फैज़ इलाही मस्जिद है उसको एक आंच भी नहीं आई है और सरकार ने यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को जो था ये फैसला सुनाया था कि जो अवैध कब्जा है उनको जो है हटाया जाए, अतिक्रमण किया जाए। और पूरी जो एमसीडी की जो टीम है वो पूरी तरीके से अतिक्रमण हटाने में लगी हुई है। सुबह से ही आप देख रहे हैं कि वहां पर जो तुर्कमान रोड है, रामलीला मैदान है, वहां पर जो है अभी पुलिस की बैरिकेडिंग लग गई है। और वो कारण सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वहां पर जो है दंगे भड़काए गए थे, ये कह करके कि ये जो अवैध कब्जा वाला है उसका ये लोग जो थे पैसा देते थे दिल्ली सरकार को, लेकिन और ये वक्फ बोर्ड की जमीन में आता था। और इसको लेकर के जो मस्जिद के अंदर जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने याचिका भी दायर की है, जिस पर अगली सुनवाई जो है आपकी अप्रैल में 26 अप्रैल को 2026 को बताई जा रही है। तो दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा, लेकिन फिलहाल जो है अतिक्रमण हटाने की बातें की गई हैं और उस पर काम चल रहा है। और जो स्थानीय निवासी हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है स्थानीय निवासी को भी जो है पुलिस के अंडर में ही डाला गया, यानी कि आप देखिएगा कि वहां पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मस्जिद के आसपास जो भी था वो जो अवैध कब्जा था, वो शादी का घर बनाना, फिर उसके बाद फुटपाथ, जितनी भी चीजें थी वो बहुत ही अवैध कब्जे के तहत हो रही थी, तो उस पर सरकार ने सुनाया है। और जिसको लेकर के जो दंगे भड़काए गए हैं उस पर जो है सीधे तौर पर अभी जो है फैसले यही सुनाए गए हैं कि उस पर जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा और जो वहां के जो लोग हैं उसको वहां पे जाने की अनुमति नहीं है अभी पूरी तरीके से, और वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। जी आलोक। बिल्कुल, जिस तरह से पत्थरबाजी का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया और साथ ही दंगा भड़काने के प्रयास का भी आपने जिक्र किया, क्या पुलिस ने किसी को चिन्हित किया है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कोई नेता भी उस दौरान मौजूद थे, उनको चिन्हित किया गया या सिर्फ अज्ञात के खिलाफ ही यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है? आलोक जी, जिस तरीके से पुलिस वहां पर तैनात थी और आपने देखा था कि लगातार वहां पर जो पत्थरबाजी किए गए थे, कुछ पुलिस लोग भी जो थे वहां पर चोटिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आंसू गैस वगैरह चलाए थे, जिसके बाद जो आप देखेंगे दंगे भड़के थे। और जो मस्जिद के इमाम थे उनका भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी जो है इसमें शामिल थे। इसके अलावा कुछ लोगों को अभी पकड़ा गया है जो कि दंगे भड़काने में सबसे आगे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दंगे को धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जो एज यूजुअल हमेशा किए जाते हैं, क्योंकि धार्मिक मुद्दे बहुत ज्यादा हमारे देश में जो है तेजी से बढ़ते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो अवैध निर्माण यानी कि वहां की जो जमीन है, आप देखेंगे जो कब्जा हुआ है वो 30,900 समथिंग कुछ स्क्वायर फीट का जो जमीन है उस पर जो है पूरी तरीके से कह रहे हैं कि जो अवैध कब्जा है उसको हटाने की बातें दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी। लेकिन कुछ लोग ये कह करके कि मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है, दंगे का रूप दे रहे हैं, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और कुछ लोग जानबूझ करके इस दंगे को बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये धार्मिक एंगल की तरह से आ जाए और आपस में जिस तरीके
से रॉयट क्रिएट होता है हिंदू मुस्लिमों का, वो करवाया जा सके। तो फिलहाल तो वो लोग इस मिशन में अभी तो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और काम चल रहा है। और अगली सुनवाई के लिए फिलहाल जो याचिका दायर की गई है इनकी तरफ से मस्जिद के अंदर जो कुछ लोग मौजूद हैं, उसकी सुनवाई 26 अप्रैल 2026 को सरकार के द्वारा जो है वो अगली डेट दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। तो ये देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था, अतिक्रमण हटाने की बातें वो अभी चल रही है। पूरी एमसीडी की टीम तैनात है, बुलडोजर पूरे के पूरे जो है वो लगे हुए हैं और काम बहुत तेजी से चल रहा है। पूरे आसपास के जो इलाकों को आप देखेंगे आलोक जी, तो वो तोड़ के हटा दिया गया है, यानी कि काम तेजी से अभी जो चल रहा था वो अभी तक वहां पे चल रहा है। और जो ये तुर्कमान गेट है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोग जो जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय हालातों का जन्म ना हो और वहां पर पुलिस आसानी के साथ इन हालातों से निपट भी सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए अपराजिता और ये पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की पात्रता को लेकर अहम निर्णय सुना दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि आरक्षित सीट के लिए आवेदन करने और लाभ लेने के बाद उम्मीदवार जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसको मिले अंक सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर ही हो, उसका दावा आरक्षित सीट पर ही रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने देश में पिछड़े और अनुसूचित वर्गों के लिए बनाई गई आरक्षण नीति और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने वाली रियायत को लेकर स्पष्ट किया है कि जो आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में आरक्षण नीति के तहत मिलने वाली रियायत का लाभ उठाता है, उसे आगे भी इसी के तहत रहना ही होगा। फाइनल परीक्षा के नतीजों की मेरिट में बेहतर रैंक हासिल करने के आधार पर वो अनारक्षित यानी जनरल सीट पर दावेदार नहीं बन सकता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए मेरे साथ संवाददाता कंचन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो कंचन, कितना अहम ये फैसला सुनाया गया है और क्या इसके आने के बाद निश्चित तौर पर जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि कई बार सीट घटने का दावा उनकी तरफ से किया जाता रहा है और ये आरोप लगाया जाता रहा है कि उनकी सीटें पहले से कम निकलती हैं और जब आरक्षित श्रेणी का कोई छात्र इस अनारक्षित श्रेणी में आ जाता है तो उससे उनकी दावेदारी कमजोर पड़ती थी। जी आलोक, बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे ना केवल जनरल कोटा बल्कि जो SC, ST, OBC, EWS के जो कोटे हैं उन सभी को जो है राहत मिली है। और ये फैसला 2022 में जो है राजस्थान में जिस तरीके से जूनियर जुडिशियरी और जो है थोड़ा ग्रेड 2 के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें हुआ था क्योंकि जितनी भी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी जो कट ऑफ थी वो जो है जनरल से कहीं ज्यादा ऊपर चली गई थी। तो ऐसे में जो है इन सभी बच्चों ने जिनको जनरल कोटे में और नॉन जनरल कोटे में होकर जो है जनरल कोटे में जगह नहीं दी गई थी, तो लेकिन इन लोगों ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला सुना दिया है कि जनरल कोटा जो होगा वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होगा, बल्कि वो मेरिट के बेस पर होगा। जो मेधावी छात्र हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, SC, ST, OBC या EWS, यदि वो मेधावी छात्र हैं और उन्होंने पार किया है वो ग्रेड तो जनरल से ऊपर जाके, तो उन्हें जनरल को श्रेणी में रखकर ही जो है जगह दी जाएगी। पहले इस तरीके से हुआ करता था आलोक के, पहले जब भी SC, ST, OBC का यदि कोई छात्र होता था और वो किसी तरीके का जो है टायर 1 क्लियर करता था, टायर 2 दूसरा चरण क्लियर करता था जनरल कोटे में, तो उसे जो है जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी बच्चे होंगे, मेधावी छात्र होंगे, उनको चाहे वो EWS से हो, किसी कैटेगरी से रिजर्व से हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जैसे कि दोनों ही, बात करें जनरल कोटों के बच्चों की या फिर बात करें हम रिजर्व कोटों की व्यक्तियों की, जो भी इसमें अपना वो करेगा, मेधावी छात्र हमेशा मेधावी ही रहेगा। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और जो हमेशा से हम एक लड़ाई देखते थे जनरल कोटे में और SC, ST, OBC में लेकर, कि रिजर्व होने के बाद भी कई तरीके के इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आते थे, कई धरने प्रदर्शन हमने देखे हैं, लेकिन अब फाइनली क्लियर हो चुका है, जो मेधावी छात्र होगा वो जनरल कोटे में ही चुना जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है आलोक की, जो SC, ST यदि किसी भी एग्जाम के 3 से 4 चरण सरकारी नौकरियों में होते हैं, यदि एक भी चरण में किसी ने अपना जो है कोटे का इस्तेमाल किया है और दूसरा जो है वो जनरल कोटे में जाके करता है, तो उसको जगह नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें जनरल कोटे के स्टूडेंट्स हो या फिर रिजर्व कोटे के स्टूडेंट्स हो, दोनों ही हैप्पी नजर आ रहे हैं आलोक। बिल्कुल, लेकिन कंचन एक बात मैं इसमें आपसे और भी जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम छात्र भी आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्या ये सिर्फ केंद्रीय सेवाओं
से संबंधित परीक्षाओं के लिए नियम लागू होगा, या राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं संबद्ध की जाती हैं या जो राज्य के द्वारा आयोजित की जाती हैं उन परीक्षाओं पर भी लागू होगा? जी आलोक, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें, जो ये फैसला सुनाया गया है वर्ष 2022 में जो राजस्थान में एग्जाम हुए थे उसको लेकर सुनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये न केवल राज्यों तक सीमित रखा है बल्कि पूरे देश में, चाहे वो केंद्र का कोई एग्जाम देना हो या फिर किसी भी राज्य सरकारों में किसी भी जो है पोस्ट के लिए भर्ती हो, सभी पर ये लागू होगा। और हम हमेशा से लड़ाइयाँ देखते थे दोनों तरीके के स्टूडेंट्स में, वो ये उसका अंदाज कहीं न कहीं होता नजर आया है। और केंद्र सरकार का यदि कोई फॉर्म हो या फिर राज्य सरकार का हो, दोनों में ही जो फैसला है वो लागू होगा। बड़ी राहत जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलती नजर आई है। लोग ठीक है, मैं इसमें एक बिंदु बस आपसे और स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर मान लीजिए कोई आरक्षित श्रेणी का छात्र है जो कि SC, ST या OBC से संबद्ध रखता हो, क्या वो अनारक्षित श्रेणी से अपने फॉर्म को भर सकने के लिए अभी भी स्वतंत्र है या उसको आरक्षित श्रेणी से ही अपने फॉर्म को भरना होगा? जी आलोक, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें, जब भी फॉर्म भरा जाता है, चाहे वो किसी के पास SC, ST, OBC, EWS का सर्टिफिकेट हो या फिर ना हो, ये अपने स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होती है कि आप जो है जनरल कोटे में जाके भी भर सकते हैं, और यदि आप SC, ST का जो है सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आप वो भी लगा के भी कैटेगरी वाइज जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी राहत ये है कि जो भी मेधावी छात्र होगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो चाहे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में हो, उसके लिए जो है बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि ऐसे कई जो है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल कोटे की जो एक मानक होता है उससे कहीं ज्यादा ऊपर जाकर जो है अपने अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उनको वो SC कोटे में होते हैं और SC में जो भी सीट फुल हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बच्चों को जो भी मानक होगा, वो मेधावी छात्रों का मानक तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षा का जितना भी ज्यादा अच्छे अंक आप लेकर आओगे उसके हिसाब से तय होगा। तो ऐसे में जो भी है ये अपनी चॉइस है कि आप SC, ST, OBC कोटे में जाके चूज करते हो या फिर जनरल कोटे में जाके चूज करते हो, ये टोटली डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट देने के लिए। कंचन, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। PMK के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने एक बड़ा ऐलान करते हुए PMK ने AIADMK के साथ हाथ मिला लिया है और NDA गठबंधन में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में AIADMK राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करती है। वहीं PMK नेता रामदास ने कहा कि वो जन विरोधी सत्तारूढ़ DMK को हराने के लिए NDA में शामिल हुए हैं, जबकि पलानी स्वामी ने विश्वास जताया कि NDA को मजबूत जनादेश मिलेगा। यूपी के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस जारी कर घर और दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। ऐसे में कुछ दिनों तक कार्रवाई थमी रहने के बाद अब दोबारा ध्वस्तीकरण का काम शुरू हुआ है। आलम यह है कि यहाँ कई लोग खुद ही अपने घरों और दुकानों पर हथौड़ा चलाकर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दाल मंडी का चौड़ीकरण है, एक बार फिर से काम शुरू हुआ है, जिसमें कि आज 3 मकान आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से एक मकान जो भवन स्वामी है उसके द्वारा स्वयं तोड़ा जा रहा है, जबकि जो दूसरा मकान है उसकी कार्रवाई चल रही है। ये CK 43/113 जो मोहम्मद अहमद का है, ये 4 मंजिला मकान है जिसमें नीचे जो है दुकानें भी हैं, उसी में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये PWD की कार्रवाई है जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोगों का मूवमेंट ना हो, और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ में सिविल फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, और लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, 5 जनवरी का अल्टीमेटम था, अब वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं और किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, इस वक्त अगर बताया जाए तो साफ तौर पर बुधवार का दिन ये काफी अहम रहा दाल मंडी के लिए, क्योंकि बीते जब से ये नोटिस दी गई थी या लोगों को आगाह किया गया था उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन आज एकाएक दोपहर में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई और इस दौरान वहां पर देखा गया कि भारी पुलिस बल जो है वो तैनात था और पूर्व दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासन ने जो भी भवनों के और जो दुकानदारों के लोग थे उनको चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग वहां पर इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से एक बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था तो किसी को भी इतना ज्यादा समय नहीं मिल पाया कि वो किसी तरह से प्रोटेस्ट करे या फिर कुछ करे, और पुलिस ने आते ही
वहां पर जो कार्रवाई थी अपनी ध्वस्तीकरण की वो शुरू कर दी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो साफ तौर पर काफी हद तक जो, क्योंकि बीते दिनों ये भी देखा गया कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर गए थे तो उस दौरान भी उन्होंने, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जब उन्होंने एक बैठक करी थी तो उस दौरान भी उन्होंने दाल मंडी का प्रकरण जो था उसका जो अपडेट था वो अधिकारियों से लिया था। और उसके बाद अब एकाएक 7 तारीख आज बुधवार का दिन, और एकाएक ये जो कार्रवाई हुई है, बड़े पैमाने पर पुलिस बल वहां पर आया, और जो कार्रवाई के बाद जो चीजें निकल कर सामने आ रही, साफ तौर पर यह है कि जो कहा यह जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि लोगों को छिपाया गया था, उनको पहले हिदायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वहां पर बहुत हद तक सहयोग नहीं किया, और इस वजह से इतने बड़े पैमाने पर पुलिस बल और वहां पर सुरक्षा कर्मियों को लाया गया ताकि आसानी से ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया थी उससे पूरा किया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पर एडीएम सिटी और एसीपी भी वहाँ पर मौजूद हैं, 150 जवान इस वक्त वहाँ पर तैनात है और 100 जवानों को रिजर्व में रखा गया है। उसका कारण नितिन ये समझ में आता है कि 186 मकानों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें सिर्फ 40 ऐसे मकान हैं जिनकी रजिस्ट्री अब तक हुई है। तो क्या अब आने वाले दिनों में, हालांकि नवंबर में आपको याद होगा जिस तरह से 6 मकानों को पहले ध्वस्त किया जा चुका था, 7वें मकान को आज तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आगे आने वाले दिनों में और भी मकानों को चिन्हित किया जाएगा, उनका भी ध्वस्तीकरण होगा? हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो महीने भर में दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण को लेकर के जो भवनों का ध्वस्तीकरण है वो बुधवार यानी आज शुरू हुआ है, और भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। आप भी इस बात को कह रहे हैं, तो साफ तौर पर अगर वहां पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, कई सीनियर अधिकारी वहां पर मौजूद है। और आज जो तस्वीरें सबने देखी कि जिस तरह से वहां पर एकाएक कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इस दौरान ये भी बताया तो पहले जो अधिकृत भवन है, भवन स्वामी है, दुकानदार है, उन्हें चेतावनी दी गई थी कि मकान खाली किया जाए, लेकिन इसमें जो भवन संख्या सीके 39/5 और सीके 43/113 और सीके 50/207 है, ये कहीं ना कहीं उसमें शामिल था। और उसके बाद इसमें जो भवन सतार मार्केट के जो स्वामी हैं वो उन्होंने खुद उसको जो तोड़वा रहे हैं, मतलब ये जो लोग हैं इन लोगों ने पुलिस और प्रशासन की बात मानी और खुद इसमें जो चौड़ीकरण का जो भी जो प्रक्रिया थी, मतलब उनका जो भी ध्वस्तीकरण में जितना भी हिस्सा उनका आ रहा था उसमें उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। काफी इस पर राजनीति भी देखने को मिली है। और दाल मंडी का अगर इतिहास देखा जाए तो वो भी काफी अहम और काफी पुराना रहा है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की धुन भी यहाँ पर बजती हुई देखी गई। 15 अगस्त 1947 में दिल्ली के लाल किला पर वो शहनाई बजाते थे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान भी जो थे वो दाल मंडी की सड़कों पर ही एक समय पर शहनाई बजाते थे। और लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक गली है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत पुराना बाजार है और इतिहास के पन्नों में भी ये दर्ज है। तो ऐसे में वहां के लोगों का ये कहना था कि अगर यहाँ पे ध्वस्तीकरण होता है, अगर लोगों के साथ इस तरह की जाति की जाती है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर ध्वस्तीकरण नहीं होगा, चौड़ीकरण नहीं होगा, तो जो सौंदर्यीकरण है बनारस का या वाराणसी का वो नहीं हो पाएगा, और उसी वजह से कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए नितिन, और ये पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच में विवाद जारी है, लेकिन इस बीच में अब आईसीसी का रुख साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आईसीसी ने फिलहाल भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खतरा नहीं बताया है, और इसी वजह से बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। तो आईसीसी बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह की गुजारिश लगातार बांग्लादेश की तरफ से की जा रही थी उसको आईसीसी ने ठुकरा दिया है। बांग्लादेश के द्वारा ये कहा जा रहा था कि भारत से बाहर मैच को शिफ्ट किया जाए, अगर हो सके तो उसको श्रीलंका में आप करा दीजिए, लेकिन उस मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। तो गोविंद जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को जब टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो बांग्लादेश ने यह कहा कि मैं भारत के अंदर मैच नहीं खेलूंगा, लेकिन आईसीसी ने अभी फिलहाल उसमें क्या फैसला दिया है? बिल्कुल, देखिए आईसीसी में उन्होंने दरखास्त भेजी थी, अपील किया था कि हम बीसीसीआई से अब बात नहीं करेंगे, अब जो हमारी बात होगी आईसीसी से होगी। निश्चित तौर पे जो बांग्लादेश क्रिकेट क्लब जो है उसने अपनी अपील को आईसीसी के पास भेजा, और आईसीसी ने फैसला ले लिया है कि बांग्लादेश को अगर क्रिकेट खेलनी हो आईपीएल में, वर्ल्ड कप में, तो उन्हें भारत में आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आते हैं
तो उनके जो पॉइंट है वो कटेंगे और इसके लिए कोई आईसीसी जो मैच या आयोजक है इसके लिए दोषी नहीं होगा। तो ये साफ साफ आईसीसी ने उनको आईना दिखा दिया है कि आपको भारत में अगर आपका मैच लगा हुआ है तो भारत में आपको खेलनी पड़ेगी। भारत के बाहर आपको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा जिस पर से आपको पॉइंट बनता हो। तो इस तरह से आज आईसीसी ने अपनी जो फैसला है उन्होंने सुनाया है और साथ साथ में बंगाल क्रिकेट क्लब है उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अभी हमें आईसीसी की जो भी फैसला आए हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है, यानी कि समझते बूझते हुए भी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो आलोक जी, जिस तरह से मुश्किल रहमान को जो कि कलकत्ता नाइट राइडर टीम में जो सिलेक्ट किया गया था उससे हटाने के बाद से बांग्लादेश में जिस बात को लेकर जिस तरह से उधम मचाए गए थे, अफरा तफरी मचाई गई थी और उसके जवाब में आज फिर से उन्होंने जो मना किया था, जो हम भारत में नहीं खेलेंगे, भारत के प्लेयर वहां नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में खेलने के लिए वो तैयार है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर भी बांग्लादेश के क्रिकेटर और बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनको मुंह जवाब जो है इसको जवाब दिया गया है आईसीसी की तरफ से और बीसीसीआई के जो दावे थे उसकी पुख्ता मिल गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।